ओके हाँ। ओके। सो जीजेईपीसी द्वारा आयोजित इस एमएसएमई वेबिनार सीरीज में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। आज का यह विषय हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि काफी सारे मेंबर्स और हमारे काफी सारे एसोसिएशन से जुड़े मेंबर्स का एक फीडबैक आया था कि अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट कैसे करें, उसकी प्रोसीजर्स क्या होंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे इस लेवल के बिजनेस से। तो ये सारी फीडबैक के आधार पर आज हमने स्पेशली इस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया है। और उसके हमारे स्पीकर है जो 20 साल से एक्सपीरियंस है, 20 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मिस्टर मिहिर तुरखिया जी। और उसका एक खुद का कंपनी है एमपी तुरखिया एंड एसोसिएट करके, और वो एक नोवल एक्सिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी है। काफी सारे इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूट को कंसल्टिंग भी देते हैं, गवर्नमेंट के भी अलग अलग फील्ड्स के कंसल्टिंग भी देते हैं। जैसे कि वो अभी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड एलएलबी उनसे जुड़े हैं। वो अभी कंसल्टिंग दे रहे हैं कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइजेस, सर्विस टैक्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डीजीएफटी, जीएसटी की भी वो भी कंसल्टिंग दे रहे हैं। काफी सारे अचीवमेंट है उनके, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफिस बैनर ऑफ इंदौर, देवास चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंट फॉर 10 years, faculty at the Commissionerate of Custom and Central Excises, training batch of newly promoted Inspector of Custom and Central Excises। काफी सारे जीएसटी रिलेटेड अवेयरनेस सेमिनार भी कर चुके हैं। तो हमारे साथ काफी एक्सपीरियंस मिहिर जी है। मुझे लगता है कि इस विषय में हमारा सबका वो मार्गदर्शन करेंगे और इस मार्गदर्शन हमारे फ्यूचर के लिए काफी यूजफुल रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ। अभी हम मिहिर जी को सुनेंगे। मिहिर जी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार, मैं मिहिर तुरखिया इंदौर से। आई होप आप लोग और आपकी पूरी फैमिली सेफ है अभी इस माहौल में। और ये जो समय पांडे जी ने निकाला है सबके लिए वेबिनार में, मैं उनको भी थैंक्स कहूँगा कि बहुत ही नॉवेल आइडिया है ये। हमारा भी टाइम अच्छी तरह यूटिलाइज हो रहा है और आप लोगों का भी सबका जो भी बिजनेस में से टाइम निकला है इतना ज्यादा वो सब अच्छी तरह से यूटिलाइज हो पा रहा है। इसके लिए मैं एक्सपोर्ट की जहां तक बात है मैं चालू करूंगा। मेरी अभी मनीष सर से बात हो रही थी। यकीन मानिए सर, मैं खुद 20 साल पहले जब कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो मेरे यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स जो एक्सपोर्टर्स थे उनके प्रैक्टिकली क्लर्क या प्यून थे जो उनके डॉक्यूमेंट्स लाने ले जाने का काम करते थे। और वो भी आज की तारीख में 10-20 साल में मेहनत करके, सोच समझ के, समझदारी दिखा के आराम से एक्सपोर्ट की लाइन में जा चुके हैं। वो एक्सपोर्ट ऐसे व्यक्ति भी मैं जानता हूँ। मैं इंदौर से हूँ। इंदौर के आसपास कमोडिटीज का बिजनेस बहुत है, सोयाबीन, स्पाइसेस, गेहूं और कोई भी एग्रो प्रोडक्ट्स जो कि मंडी बेस्ड होते हैं। और मंडी में ऐसे ऐसे व्यापारी है जो बिजनेस तो 100-200 करोड़ का करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी भी अच्छी तरह से नहीं आती। वो हमारी मालवी या मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं। और वैसे लोग भी आज की तारीख में कई 100 कंटेनर्स का बिजनेस हर महीने कर रहे हैं, कई 100 कंटेनर्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे आप सोचेंगे कि यार मैं तो इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट की लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे करूंगा, हाउ विल आई कोप अप विद दी एक्सपोर्ट की जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में, इंडिया के बाहर होता है उसमें। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि अगर आप थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ले जाएंगे या किसी एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करेंगे तो एक्सपोर्ट में जाना बहुत ही आसान चीज है। एक दूसरा, आज के जमाने में सीवियर कंपटीशन हर फील्ड में, हर जगह हो चुकी है। तो डोमेस्टिक में ऑलरेडी अगर आप आपके मार्केट्स को टैप कर चुके हैं तो आपको नया बिजनेस और नई ग्रोथ अगर लेनी है तो यू विल हैव टू, आपको एक्सपोर्ट की तरफ मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये आने वाले 5-10 सालों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो जाएगी। कई बिजनेसेस में अगर आपके पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक्सपोजर नहीं रहेगा तो केवल डोमेस्टिक मार्केट में हो सकता है कि आपको
ग्रोथ न मिले जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं। हर एक मार्केट की एक लिमिटेशन होती है कहीं ना कहीं। तो एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि अगर मैं इंडिया में बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक्स कंट्री में करूँ, उस एक्स कंट्री में भी बिजनेस अगर मेरा सैचुरेशन में आ गया है तो मैं वाई कंट्री में जाऊँ, और आपके पास पूरी दुनिया के 180 कंट्रीज खुले पड़े हैं। ऑलरेडी आप लोग को शायद पांडे जी कल भी बता चुके होंगे कि इंडिया में ज्वेलरी सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर इतना बड़ा बैकग्राउंड है आपके पास, अगर आप ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो सेक्टर वाइज, तो आप लोगों को जो आज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्पेशली, मैं उनको कहूंगा कि आप लोगों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी की इतना बड़ा बैकग्राउंड होने के बाद भी अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपका नुकसान है। तो थोड़ा सा अगर मैं एक्सपोर्ट का आज आपको आधा घंटा एक बहुत बेसिक आइडिया दूंगा, बहुत ही सरल भाषा में देना चाहूंगा डेफिनेटली। अगर फिर भी कुछ आपको क्वेरी आए, क्वेश्चंस आए, तो मेरे ख्याल से आखिरी 15 मिनट आधा घंटा जो सर ने अलोकेट किया है वो डेफिनेटली मैं आपको टाइम दूंगा, उसके अंदर आप जो पूछना चाहे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और आई थिंक मैं एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे ला रहा हूँ स्क्रीन पे, हालांकि उस प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, मैं एक जस्ट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, अन्यथा मैं जो कहूंगा वो आपके लिए काफी है सुनने के लिए। एक सेकेंड, फाइन। So Manish bhai, I think presentation is properly दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। थोड़ा सा उसको ऊपर करना पड़ेगा आपको। हाँ, प्रेजेंटेशन मैंने इंसिडेंटली इंग्लिश में बनाया था, बट मैंने कहा वैसे प्रेजेंटेशन में पढ़ने के लिए ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मैं प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा पांडे जी को, तो जिसको भी चाहिए वो पांडे जी से ले सकता है प्रेजेंटेशन। बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट डेफिनेशन कुछ भी नहीं होता है इंडिया के बाहर कोई भी चीज को भेजना। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि SEZ को भी अगर आप सप्लाई करते हैं, SEZ का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और SEZ आपके बॉम्बे की अगर बात करूं तो सीब्स है, और मेरे ख्याल से ज्वेलरी बेस्ड जितने भी SEZ है उसकी लिस्ट शायद मनीष भाई या पांडे जी आपको शेयर कर देंगे। तो यदि आप एज अ ज्वेलर किसी सीब्स के बायर को भी मटेरियल देते हैं तो आपके लिए एक्सपोर्ट होगा। तो ये भी एक नोट करने योग्य बात है कि अगर आप किसी भी फिजिकली इंडिया के बाहर कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज्वेलरी का, तो ऑफकोर्स वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आएगा। सेकेंडली, अगर आप उसको सीब्स या सीब्स जैसी कोई भी दूसरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बायर को भी अगर देते हैं तो उसके केस में भी वो एक्सपोर्ट ही कहलाएगा। ये कहीं गलतफहमी कई लोगों को रहती है कि नहीं ये तो सीब्स तो इंडिया में आता है तो एक्सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज डेफिनेटली एक्सपोर्ट, और आपको लगभग एक्सपोर्ट के सभी बेनिफिट मिलते हैं सीब्स को भी सप्लाई करने पे। सो आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर आप सीब्स वाले किसी बिजनेसमैन के साथ, आपके ज्वेलर या आपके किसी क्लाइंट या कस्टमर के साथ वर्क कर रहे हैं तो वो भी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आएगा, और कृपया करके आप एक्सपोर्ट की सभी बेनिफिट्स और सभी एडवांटेजेस लेने की कोशिश कर रहे हो उसके अंदर। अब मेरे ख्याल से कल एक एक्सपोर्ट का सेशन ऑलरेडी हो चुका है जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कई ज्वेलर्स ऐसे हैं जो छोटे हैं स्पेशली कि जो इंडिविजुअल नाम से काम करते हैं, कि जैसे हमारे पे इंदौर में भी मैं कई फ्रेंड्स है जो ज्वेलर्स है, वो मैं देखता हूँ उनके इंडिविजुअल फादर के नाम का या HUF के नाम की फर्म चलती है। वो डोमेस्टिक बिजनेस में ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको एक प्रॉपर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए जिसके अंदर कि यू विल हैव टू, आपको एक प्रॉपर लीगल बैकिंग मिलेगी। जो आपका बायर रहेगा इंडिया के बाहर, उसके पास एक वैलिडेशन रहेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, और वो कहीं ना कहीं वो उसका डाटा या आपका बैकग्राउंड चेक कर पाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल नाम से करते हैं तो एक इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है क्लाइंट्स के केस में। आप डेफिनेटली अभी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल नाम एज अ गुडविल यूज कर सकते हैं उस नाम के अंदर, बट एक फॉर्म होना जरूरी है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, पैन नंबर, ये सब में अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको बता के, ये ऑलरेडी कवर भी हो चुका होगा और मेरे ख्याल से आप लोग को सबको आइडिया भी होगी। ऑफ कोर्स जैसे पासपोर्ट जरूरी है इंडिया के बाहर जाने के लिए, और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हमेशा जरूरी रहता है इंडिया के बाहर ट्रेड करने के लिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी पासपोर्ट जैसे एक बार आप लेके रख लो तो सालों साल उसको न तो कोई रिटर्न फाइल करना पड़ता है ना रिन्यू करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने में। यहाँ आप ये मत सोचे कि ये तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली गई या गवर्नमेंट इसके अंदर हमको तंग करेगी या हमको करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक पासपोर्ट, आप एक लेके रख लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उस फॉर्म में। ये इसलिए लेना अनिवार्य है कि जैसे कई बार अपन वीजा या पासपोर्ट की वजह से बाहर घूमने नहीं जा पाते 2-3 दिन में, तो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने जाते हो तो उस वजह से आपका बिजनेस हर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप एक स्टैंडर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेके रख लीजिए आपकी फॉर्म में, ये हमेशा आपको काम आएगा जब भी आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तो
इसी प्रोसीजर में मैं डीप में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा और ऑलरेडी शायद कवर हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स जो GJEPC है उसका मेंबरशिप लेना अपने आप में बहुत जरूरी है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है जो पांडे जी आपको ऑलरेडी बता चुके होंगे या कभी भी बता देंगे। उसको हम RCMC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आप मेरी मानिए, बहुत सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर को। ये केवल अनिवार्य नहीं बल्कि बहुत जरूरी है कि आप RCMC लें, क्योंकि इसके सपोर्ट के बिना आपको बहुत सारी जगह पे काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं और इनका सपोर्ट रहेगा तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स एक ज्वेलरी बहुत बड़ी लाइन है, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी ज्वेलर्स हो सब। अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज रहती है, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, डायमंड, विदाउट डायमंड, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, ओनली गोल्ड, ओनली सिल्वर, एंटीक, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, बुलियन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो कोर एरिया है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो बनाने में, खरीदने में या ट्रेड करने में, उसको आप ट्राई करके लें। पर्टिकुलर एक या दो प्रोडक्ट रेंज में इनिशियली स्टार्ट करें, क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप लोग कभी भी बहुत सारे काम एक साथ करने आएंगे तो एक्सपोर्ट में जब दूसरी चीजें टैकल करने की टाइम आएगी, काफी सारे लीगल इश्यूज रहते हैं जो टैकल करने पड़ते हैं, उस टाइम आप अगर बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट रहेंगे तो उसको मैनेज करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। सो इनिशियली स्टार्ट विद सम 1 or 2 रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आपका धीरे धीरे एक्सपर्टीज हो जाए, आपका एक्सपोर्ट में एक्सपर्टीज हो जाए, उसके बाद यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग योर रेंज। सिलेक्शन ऑफ मार्केट, ये भी एक बहुत अनिवार्य है। क्या होता है कि एक्सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, 180 कंट्रीज है इंडिया के अलावा जिसमें आप धंधा कर सकते हो। हर कंट्री का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एक लीगल पॉलिसी होती है। अगर आप अभी एट रैंडम बिना सोचे समझे बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ बात करेंगे, सैंपल भेजेंगे या बिजनेस करेंगे, तो हो सकता है आप कहीं पे भी कुछ मिस्टेक कर जाए, कोई लीगल इशू फेस कर ले, तो आप इनिशियल लेवल पे डिस्करेज हो जाएंगे टू एंटर इनटू एक्सपोर्ट मार्केट। सो प्लीज आप 2-3 इनिशियली एक कुछ कंट्रीज पकड़ लीजिए, या स्पेशली एक ही कॉन्टिनेंट की कोई 1-2 कंट्रीज पकड़ लीजिए जिसके रूल्स, रेगुलेशन और बायर को आप समझने में इनफ टाइम दे सके। आप थोड़ा टाइम देके आप वहां पे विजिट कर सके, उनसे चीजें समझ सके, उनका फील ले सके, और उसके बाद देन यू ट्राई टू फोकस ऑन दोज कंट्रीज एंड ट्राई टू स्टार्ट बिजनेस विद दोज कंट्रीज। एक बार उन सब कंट्रीज में कॉन्फिडेंस आने के बाद आप दूसरी कंट्रीज को धीरे धीरे अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि जिसे बोलते हैं कि एक साथ सब करने के कारण आप शायद दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर सकते हैं और विच कैन कॉज लॉट ऑफ लॉस टू योर बिजनेस। यहाँ पे हमने एक फाइंडिंग बायर करके जो लिखा है कि पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर, बायर सेलर मीट, B2B पोर्टल, वेब ब्राउजिंग, एग्जीबिशंस एक्सेट्रा। हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं जिनने कभी भी एक्सपोर्ट नहीं किया है, वो ये बोलते हैं कि सर हमको एक्सपोर्ट चालू करना, मैं कैसे करूं। हम लोग एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताते हैं कि जैसे यदि आप घर में 3-4 लोग हैं, ब्रदर्स है या फादर और सन है, या 2-3 लोग हैं घर के लोग, और अगर घर के लोग नहीं हो तो आपके अगर कोई अच्छे लेवल के पुराने एम्प्लॉइज हो, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को आप, ओनली 1 पर्सन को आपके रेगुलर बिजनेस से पूरा हटा के 6 महीने तक डेडिकेटेडली आप बोल दो कि भैया तेरे को एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो तू ये एक्सपोर्ट पे फोकस कर। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये होता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सब सब्सिक्वेंटली सेकंड स्टेप है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बिजनेस पे से ध्यान हटा के अगर एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे तो आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट पे, तो एक्सपोर्ट डेवलप नहीं होगा या प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, और उस चक्कर में कभी कभी ये होगा कि आपका डोमेस्टिक बिजनेस भी लूज होता जाएगा। सो प्लीज सबसे पहला स्टेप ये है कि यू कंसीडर और आइसोलेट 1 पर्सन फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम अ एम्प्लॉय, कि ये अपना सीनियर एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय, वे तू 6 महीने तक तू सब रेगुलर काम छोड़ दे, तू ये एक्सपोर्ट के काम कर, एक्सपोर्ट का डेवलपमेंट का काम कर। उसके बाद ही आपको ये सब सेकंड स्टेज पे आना है कि उसको बोलना है कि अब तू ये कर। तो एक बार एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैमिली में, कि जो एक्सपोर्ट देखेगा, तो फिर उसको आप बोलो कि भाई यू पार्टिसिपेट इन ट्रेड फेयर, आप RCMC लीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आप GJEPC के ऑफिसर से मिलिए जो B2B आपको बायर सेलर मीट में पार्टिसिपेट करवाएंगे, आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे इंडिया की साइट्स पे, और इंडिया के सब डेटा में आपका नाम और आपकी फर्म का नाम डालेंगे, फिर B2B पोर्टल्स और सब जगह पे आपका नाम रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सब
महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल तक आपको कॉन्स्टेंटली ये मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स आना चालू होगा आपको प्रोस्पेक्टिव बायर से। अब जो मैं कह रहा हूँ कि डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, वो इसलिए चाहिए सर कि किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स आता है तो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार फोन किया, एक बार मेल किया और सामने से ऑर्डर आ गया। आपको 100 लोगों को मेल करना पड़ता है, 100 लोगों को 10 बार मेल करना पड़ेगा, 100 लोगों को ब्रोशर भेजने पड़ेंगे, 100 में से 50 रिप्लाई करेंगे, उसमें से 25 इफेक्टिव होंगे, उसमें से 5 या 10 सीरियस होंगे बिजनेस को लेके, और उसमें से केवल 3 या 4 से ही आपको आपकी पॉलिसी और उनकी पॉलिसी, उनका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट मैच कर पाएगा। तो इन सब 100-200 लोगों से स्केल डाउन करते हुए पूरा मेल्स और कम्युनिकेशन करना अपने आप में बहुत ह्यूमंगस टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, और इसके लिए आपको रेगुलर, कॉन्स्टेंटली डेडिकेटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और इसीलिए एक व्यक्ति आपको एक्सक्लूसिव लगेगा जो ये काम करता है। और ये यकीन मानिए, ये प्रोसेस से 6 महीने 1 साल के अंदर 100% रिजल्ट आते हैं। कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स आना चालू होता है और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस सामने आता है। बिजनेस हो नहीं हो, कितना हो, एक अलग बात है, वो पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करेगा। तो ये दूसरी स्टेप बहुत जरूरी है कि फाइंडिंग बायर के पहले आप फाइंडिंग योर ओन पर्सन टू डू दैट एंड देन फाइंडिंग बायर। जहां तक सैम्पलिंग का सवाल है, आप लोगों के यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रोशर्स, फोटोग्राफ्स और कुछ डमी सैंपल्स वाला कंसेप्ट चलता है ज्वेलरी में, मैंने देखा है और सुना है मैंने। तो ये आपको जब भी आप एग्जीबिशंस में जाएं तो आप सैंपल्स ले जाएं, बायर सेलर मीट में जाए तो सैंपल ले जाएं, और B2B पोर्टल्स पे आपके सैंपल के फोटोग्राफ्स रखिए, कैटलॉग्स रखिए, ब्रोशर्स रखिए, वीडियोस रखिए। और एग्जीबिशंस में जहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, GGI-PC भी स्टॉल लगाता है, उनके थ्रू आप आपके स्टॉल्स पे पुटअप कीजिए ज्वेलरी पीसेस, और जो आप कर सकते हैं। सो दैट सैम्पलिंग विल हेल्प यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दो चीजें ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि सैम्पलिंग के अंदर आप वही प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए जो आप सही मायने में दे सकते हैं। अदरवाइज आपकी इमेज खराब होगी, आपकी कंट्री की इमेज खराब होगी, और आपको कभी भी फ्यूचर में फिर आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रिएट नहीं होगी। तो आप जिस क्वालिटी का, जिस लेवल का मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, केवल वही सैंपल में दीजिए। डोंट ट्राई टू गिव विच यू आर नॉट एबल टू सप्लाई और विच यू आर नॉट एबल टू डू बिजनेस विद। ये चीज हमने देखी है बहुत जगह, बहुत खराब इफेक्ट देती है, और इंडियन बायर्स की इमेज उस वजह से बहुत खराब होती है। हर कोई सैंपल बहुत अच्छा ले आता है, बहुत एक्सेलेंट ले आता है, लार्जर देन, जिसे बोलते हैं ना कि जो कर नहीं सकते उससे ज्यादा ले आता है, और फिर मालूम पड़ता है कि वो आप किसी भी प्रकार से आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। नेक्स्ट है प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग। अब प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग का जहां तक सवाल है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट में प्राइसिंग जो रहती है ना, ये बड़ी क्रिटिकल होती है सर। एक डोमेस्टिक में अपने को आदत है कि भाई कोई चीज मुझे इतने में पड़ी है, मेरा ये पड़तल है, ये आज का सोने का रेट है, ये मेरा मेकिंग है, ये मेरा ओवरहेड्स है, तो मैं उसके बाद इस चीज को इतने में बेचूंगा। तो ये सबके थंब रूल में रहते हैं, सबके फिंगर टिप्स पे ये रहता है कि हम इस टाइप से प्रॉफिट काउंट करके हम सेल कर देते हैं। बट एक्सपोर्ट के केस में बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं प्राइसिंग में, और दोनों साइड जुड़े हुए हैं। कई प्राइस आपको लगती है कि आपकी कॉस्ट वो नहीं होती है, और कई ऐसी कॉस्ट है जो आपको ध्यान नहीं है कि ये कॉस्ट आएगी, और जब आप बिजनेस करते हो तब ये कॉस्ट आती है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे नुकसान हो गया। तो प्राइसिंग बहुत केयरफुली कीजिए, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग के बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, या आपको बिजनेस ही नहीं मिलेगा ओवर प्राइसिंग की वजह से, और अंडर प्राइसिंग की वजह से अगर नुकसान होता है तो आप डिस्करेज हो जाएंगे अगली बार बिजनेस करने के लिए। सो दोनों ही केस में इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पे प्राइसिंग से रिलेटेड। थोड़ा सा मुझे टाइम शॉर्ट मिला, इसलिए मैं प्राइसिंग का डिटेल्ड एक वर्कशीट है मेरे पास जो मैं पांडे जी को शेयर कर दूंगा, कि एक कॉस्टशीट हमने बना रखी है कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के केस में कैसे प्राइसिंग की जाती है। वो थोड़ी डिटेल कॉस्टशीट है, बट आई विल शेयर इट विद पांडे जी, व्हिच यू कैन शेयर और यू कैन पुट अप ऑन द वेबसाइट, एंड इफ एनी क्वेरी इज देयर इट कैन बी डन डायरेक्टली, नॉट एन इशू। सो प्राइसिंग के अंदर सर सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपका टर्म्स क्या है। जो नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा टर्म्स पे, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको शायद आइडिया रहेगा। ये कुछ टर्म्स रहते हैं, FOB, CIF, फ्रेट, इंश्योरेंस, C&F, डोर डिलीवरी, DDU, DDP।
आप उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि कोई भी एक्सपोर्ट में 4 पॉइंट्स रहते हैं। एक आपका वेयर हाउस या आपका शॉप या आपका गोडाउन या आपकी फैक्ट्री, वो एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इज इंडिया का कोई भी पोर्ट या एयरपोर्ट। थर्ड पॉइंट इज जिस कंट्री में जा रहा है वहां का पोर्ट या एयरपोर्ट। एंड फोर्थ पॉइंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन और द वेयर हाउस और द शॉप ऑफ द बायर। तो ये 4 पॉइंट के हर पॉइंट के बीच का जो लॉजिस्टिक्स है उसका कॉस्टिंग आपको करना पड़ेगा और उसके टर्म्स होते हैं। सो एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब कि ऑन बोर्ड से मतलब शिप का बोर्ड या एयरपोर्ट या एरोप्लेन का बोर्ड। सो अगर कोई माल को एफओबी बोला जाता है तो उसका मतलब ये रहता है कि आपके मतलब सप्लाइंग कंट्री का जो भी पोर्ट या एयरपोर्ट हो उसके फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट में क्लियर करा के मतलब इंडिया के कस्टम्स का पॉइंट क्लियर करा के इंडिया के जो एयरलाइंस हैं इंडिया में उस एयरलाइंस को हैंडओवर करना उसको एफओबी बोलते हैं। उस पॉइंट तक के सब खर्चे आपके और उसके बाद के ही खर्चे सामने वाले बायर के रहेंगे, उसका मतलब एफओबी होता है। उस केस में आपको आपकी कॉस्टिंग ऐसे करना है कि आपका जो अभी का कॉस्ट है मटेरियल का प्लस वहां से आपके एयरपोर्ट या पोर्ट तक के पहुंचाने की कॉस्ट, उस एयरपोर्ट और पोर्ट पे जो हैंडलिंग करते हैं आपके कस्टम एजेंट उनसे उनकी कॉस्ट पूछनी पड़ेगी, जिसमें वहां के कस्टम्स की जो ऑफिशियल जितनी भी कॉस्ट होती है टर्मिनल हैंडलिंग और जितनी भी हैंडलिंग चार्जेस रहते हैं वो आ जाते हैं। वो सब जोड़ के और फिर खाली आपको पोर्ट पे देना है, वहां तक की कॉस्ट आपको जोड़ के कॉस्टिंग कोट करनी है बायर को। अगर वो बायर आपसे बोलता है कि प्लीज कोट मी एफओबी, तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे आपके मटेरियल की कॉस्ट प्लस इंडिया में पोर्ट पे पहुंचाने की कॉस्ट प्लस आपको उसको हैंडल करने की पोर्ट पे वो कॉस्ट और अल्टीमेटली एयरलाइन को हैंडओवर करने की। सो दैट इज एफओबी। सीआईएफ मतलब सामने वाले के मतलब बायर के पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे पहुंचाने की कॉस्ट। सीआईएफ का मतलब है एफओबी की कॉस्ट जो मैंने आपको बताई वो प्लस एयरलाइन की जो कॉस्ट है उस मटेरियल को या कुरियर की कॉस्ट है उस मटेरियल को उठा के उस पॉइंट तक ले जाने की, उस पोर्ट तक ले जाने की। उस पोर्ट पे पहुंचाने के बाद की कॉस्ट जो है वो बायर करेगा कि वहां के कस्टम्स की हैंडलिंग, वहां के कस्टम्स का खर्चा, वहां से लॉजिस्टिक्स का खर्चा, उसके वेयरहाउस का, वो सब उसके बायर के खाते में जाएगा। आपके खाते में एफओबी कॉस्ट यानी कि आपके घर की कॉस्ट प्लस आपसे कस्टम पोर्ट तक की कॉस्ट, कस्टम की हैंडलिंग कॉस्ट, कस्टम से सामने वाले कंट्री के पोर्ट तक की लॉजिस्टिक्स की और कुरियर की कॉस्ट, ये सीआईएफ होता है। और उसके बाद का सब खर्चा बायर का। एक होता है डीडीपी और डीडीयू। डीडीपी ये होता है कि जो सीआईएफ मैंने आपको बताया, तो सीआईएफ के बाद भी वहां के पोर्ट पे भी उसको कस्टम में क्लियर करा के उसके वेयरहाउस तक देना, उसको डोर डिलीवरी पेड। डीडीपी डोर डिलीवरी मतलब उसके घर तक, उसके डोर तक, उसके वेयरहाउस के घर तक देना, दैट इज डोर डिलीवरी पेड। डोर डिलीवरी पेड से मतलब कि आपको उसकी जो ड्यूटी है वहां के उस कंट्री में ज्वेलरी के ऊपर, उस ड्यूटी को भी आपको ही पे करना है और उसके घर तक वो ज्वेलरी पहुंचानी है। और डीडीयू मतलब डोर डिलीवरी अनपेड, जिसमें ये होता है कि भाई डोर डिलीवरी तक का खर्चा हम करेंगे, बायर को अपन बोलते हैं, लेकिन वहां की ड्यूटी तू भरेगा। सो दैट मींस डोर डिलीवरी अनपेड। सो ये 4 बेसिक टर्म्स होते हैं आपके। अब अगर ये 4 टर्म्स आपको आते हैं एक्सपोर्ट में, कोई बायर आपसे बोलता है कि भाई मेरे को तुम सीआईएफ कॉस्ट दो, तो आपको एक आपके कस्टम एजेंट को पकड़ना है, कस्टम ब्रोकर को पकड़ना है या किसी अच्छे कस्टम एजेंट जो कि ये ज्वेलरी का काम करते हैं उनको आप पकड़िए। उनको आप बोलिए कि भैया मेरे को ये कोटेशन चाहिए, तो तू मुझे खर्चा बता, इतनी वैल्यू ऑफ गुड्स का, इस गुड्स की साइज डायमेंशन ये है, तो उसका मुझे लॉजिस्टिक्स, उसका मुझे कस्टम्स के खर्चे, एयरपोर्ट के खर्चे, पोर्ट के टर्मिनल के खर्चे, लॉजिस्टिक्स ऑफ इंडिया टू दैट कंट्रीज पोर्ट, उस पोर्ट के एक्सपेंसेस और पोर्ट के टर्मिनल के हैंडलिंग के और लॉजिस्टिक्स के और वहां की कंट्री के इंटरनल लॉजिस्टिक्स के। इस टाइप से बहुत सारे टुकड़े रहते हैं कॉस्टिंग में। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्राइसिंग और कॉस्टिंग जरूर थोड़ा सा एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉशियसली चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी गलती अगर आप करेंगे तो आपको काफी सीरियस या तो नुकसान हो सकता है, या अगर आप गलत कॉस्टिंग देंगे तो आपके हाथ से ऑर्डर चला जाएगा। अब कॉस्टिंग का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये तो मैंने आपको सब खर्चे गिना दिए, तो ये सब खर्चे आपको गिन के ही कॉस्टिंग आगे कोट करना है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टैक्सेशन पार्ट। अब इंडिया में अगर उसमें टैक्सेशन लगा हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट एनी टैक्सेस, गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी भी टाइप का। सर आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है, सर आपकी आवाज थोड़ी बाधित हो रही है। हाँ एक मिनट, मैं सब 1 मिनट में करता हूँ उसको, ठीक, 1 सेकंड।
आई थिंक पांडे जी अभी कीप इट हियर। पांडे जी अभी आपका इंटरनेट ठीक हुआ क्या? जी 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 बिल्कुल। आई थिंक वॉइस इज क्लियर ना? ओके। हाँ। सो मैं प्राइसिंग का क्वेश्चन में, तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि टैक्सेस कभी भी हर्ट नहीं करने चाहिए एक्सपोर्ट बिजनेस में। 1 रुपए का भी टैक्स एक्सपोर्ट की कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट इंश्योर्स की नहीं जाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी है। वो पॉलिसीज मेरे शायद कल वाले सेशन में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वो कैसी पॉलिसीज है, उसमें कैसे नहीं जाता। बट अभी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कॉस्टिंग या प्राइसिंग करें तो आपकी परचेज में जो भी जीएसटी या और किसी प्रकार का टैक्स लग के आया है तो कृपया करके उसको कॉस्टिंग में न जोड़ें। उसको बचाने का जो तरीका है वो आप समझ लीजिए। कल मेरा जो सेशन है वो उसी पे रहेगा कि हाउ टू सेव टैक्सेस एंड इंसेंटिव्स ऑन द एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट आपको ओवर एंड अबव इंसेंटिव्स भी देती है, प्लस गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि आपको टैक्सेस मिक्स होके ना जाए आपके एक्सपोर्ट के कैटेगरी, आपके एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग में। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए बस मैं आपको इस पॉइंट पे ये कहना चाहूंगा कि प्राइसिंग और कॉस्टिंग में किसी भी टाइप के कॉस्टिंग में आपके जो टैक्सेस आ रहे पीछे से, मेजरली जीएसटी आता है और जीएसटी के अलावा भी कुछ आता है, तो उसका कॉस्टिंग का पार्ट मत मानिए, उसको अलग करके फिर आप कॉस्टिंग करिए और उसका बेनिफिट कैसे लेना वो हम आपको कल डिटेल में और बता देंगे। सो ये कॉस्टिंग और प्राइसिंग का मैंने आपको सेंसिटिविटी बता दी, उसको कैसे करना क्या करना वो मैं आपको डेफिनेटली एक कॉस्ट शीट हमने बनाई हुई है जो मैं सर से शेयर कर लूंगा और वी कैन डिस्कस इट और मे बी वी कैन हैव ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट। इट्स अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। इस कॉस्टिंग में मैंने आपको जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बताई, उसके अलावा इंश्योरेंस और बैंकिंग और फाइनेंस कॉस्ट भी आपको जोड़नी है। ये भी एक तीसरा फैक्टर है, ये भी बहुत डिटेल्ड फैक्टर है और इसके अंदर ये यकीन मानिए कि ये भी कॉस्ट अच्छी खासी हाई आती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट कैसे हाई आती है, बट ये ओवरहेड्स भी आपको जोड़ के चलने हैं एक्सपोर्ट करने के पहले। इनिशियली जरूर मैं कहूंगा कि इस टाइप के इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आप शायद आपकी जेब से कर लीजिए, थोड़ा सा नुकसान आप कर लीजिए उस पॉइंट पे, जस्ट टू इनिशिएट बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट, जस्ट टू बी कॉम्पिटिटिव। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे उनको भी रिकवर करना ही पड़ेगा बाय व्हाटएवर मींस यू आर एबल टू डू। नेगोशिएशन विद बायर्स, ऑफ कोर्स जो बायर्स है उसके साथ नेगोशिएट करना, डिस्काउंट देना नहीं देना, अलाउंस देना नहीं देना, वो आपको बहुत डीपली करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेजरली बाहर की कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के लोग बहुत ही बार्गेन वाले रहते हैं, बहुत हार्ड बार्गेन करते हैं वो लोग। तो आपको भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड बार्गेन्स एंड यू विल हैव टू अकॉर्डिंगली टेक दी, आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा कि आपको कितना बार्गेन करना है, कहां तक जाना है। इसके लिए आपकी खुद की प्राइसिंग और कॉस्टिंग का ब्रेकअप आपके पास होना बहुत जरूरी है कि कहां पे आपको नुकसान हो रहा है, किस प्राइस पे जाने पे फायदा हो रहा है, किस प्राइस पे जाने पे नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, और आपको नया क्लाइंट है तो आपको क्या डिसीजन लेना है। सो प्राइसिंग के साथ ही नेगोशिएशन, ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं। प्राइसिंग सामने रख के नेगोशिएट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ा डर नए एक्सपोर्टर्स में एक दूसरा भी रहता है। ये तो अभी तक का जो डर थे मैंने आपको बता दिया कि बायर कैसे ढूंढूंगा, प्राइसिंग कैसे करूंगा, सैम्पलिंग कैसे करूंगा, बायर से क्या बात करूंगा। जो अगला डर रहता है नए एक्सपोर्टर्स का वो ये रहता है कि कवरिंग रिस्क थ्रू ईसीजीसी। अब ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करके एक अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पेमेंट के जो रिस्क है उसको कवर करती है। माइंड यू, पेमेंट के रिस्क मतलब दो टाइप के इंश्योरेंस हो गए। एक तो आपको एक नेचुरल हैजार्ड्स और नेचुरल रिस्क के लिए इंश्योरेंस करना, वो एक अलग कॉस्ट है आपकी जो आपको प्राइसिंग में ध्यान रखना है। यानी कि रास्ते में चोरी होना, डूब जाना, आग, फायर, नेचुरल हैजार्ड, वो एक इंश्योरेंस आपको अलग लेना है जो अपन वेयरहाउस टू वेयरहाउस इंश्योरेंस लॉजिस्टिक्स का लेते हैं या स्टॉक का लेते हैं। एक दूसरा ये रहता है कि माल तो सही साथ पहुंच गया, सही सलामत पहुंच गया, बायर ने ले भी लिया, लेकिन बायर की नीयत खराब हो गई और उसने अपना पैसा नहीं दिया। अगर वो अपना पैसा डूब जाता है या कोई डिस्प्यूट आ जाता है उसके अंदर, तो ईसीजीसी आपको कवर करता है। ये रिस्क कवर बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे होता है और ये अगर मेरे यकीन मानिए तो ये बहुत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी सुविधा क्रिएट की हुई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक पूरा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट, अगेन मैंने कहा एक पूरा लार्ज टॉपिक है कि कब कैसे इंश्योरेंस होगा। इसमें कंट्री टू कंट्री प्रीमियम वेरी करता है, वैल्यू वाइज प्रीमियम वेरी करता है, कौन सी आइटम है उससे वेरी करता है, आपका पुराना परफॉर्मेंस,
बायर का परफॉर्मेंस, ये सब भी वैलिडेट होता है। तो ईसीजीसी भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पांडे जी आई थिंक श्योरली ईसीजीसी में भी कोई ट्रेड सेमिनार रखेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजीसी। बट अभी मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ये जस्ट मैं टच अपॉन कर रहा हूँ इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब ये मैंने आपको एक बहुत लार्जर व्यू दे दिया था इस चीज के अंदर। एक दूसरा मैं जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि ये तो था डेवलपमेंट का, कि अभी तक आपने एक्सपोर्ट के लिए मार्केट डेवलप कर लिया, बायर ढूंढ लिया, प्राइसिंग कर ली, कॉस्टिंग कर ली, कोटेशन दे दिया, बायर से नेगोशिएट कर लिया, अब उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है उसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, कि बेसिकली ऑफ कोर्स कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर आ गया, तो आपको एक प्रॉपर कंफर्म ऑर्डर चाहिए, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इंडिया में अपने को आदत रहती है, इंडिया में भी बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से होता है, खास करके अपने रेगुलर बायर्स जो रहते हैं डोमेस्टिक में, उनसे एक अपनी एक पर्सनल लिंक रहती है कि उनके फोन पे अपन लाखों करोड़ों का माल उनको भेज देते हैं और वो भी उस कमिटमेंट को ऑनर करते हैं। बट एक्सपोर्ट के केस में आपका कितना भी क्लोज क्लाइंट हो, कितना भी पुराना क्लाइंट हो, कितना भी विश्वास का क्लाइंट हो, यकीन मानिए आपको एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या फॉर्मल पीओ या फॉर्मल ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, which should be in writing. इसकी भी एक अपने आप में बहुत ह्यूज वेराइटीज होती है फॉर्मल ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट्स की। ये भी हम कभी भी, मैं एक बार सर के साथ शेयर कर लूंगा फॉर्मेट्स इसके, which we can share it with you. अगला स्टेप है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया है तो आपको मटेरियल प्रोक्योर करना है। अब आपकी कितनी एक्सपर्टीज है उस मटेरियल को प्रोक्योर करने में, उस पर निर्भर करता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक या एग्जिस्टिंग सोर्सेस से इजीली बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो आपको बाजार में निकल के आपको गुड्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि क्वालिटी आप बहुत स्ट्रिक्ट रहिए, क्वालिटी शुड बी स्ट्रिक्टली क्वालिटी कॉन्शियस एंड सम, जैसे हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, आपके प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी विल मैटर और यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अब नेक्स्ट चीज है फाइनेंस। कई छोटे डोमेस्टिक प्लेयर्स को ये सब होने के बाद उनको ये लगता है कि सर ये सब ज्ञान तो हमको भी है, ये सब हमको भी मालूम है, हमारे यहाँ पे भी सबको सब आइडिया है, लेकिन हमारे पास एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में नेचुरली थोड़ा सा एक टर्न अराउंड टाइम लंबा रहता है, अपने को जो एक इमेज बनी हुई है एक्सपोर्ट की, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसमें अपन वी कैन डू लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल, प्लस गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एमएसएमई ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जिसमें वो स्मॉल एंड मीडियम वालों को तो कम से कम फाइनेंस में बहुत हेल्प करती है। एक्सपोर्ट के केस में बहुत सारे फाइनेंस ऑप्शंस देती है एमएसएमई को। मैं अभी बहुत लार्ज एक्सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई एम कैटरिंग टू न्यू एक्सपोर्टर्स और जो भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उनके लिए, तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि एमएसएमई में ही वो फॉल करेंगे। सो एमएसएमई हैज गिवन लॉट ऑफ प्री एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ऑप्शंस, including concessional interest rate and lot of other procedural concessions. फाइनेंस की अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट कवर करना चाहूंगा, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनेंस का एक तरीका होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉट बिकॉज ऑफ ओनली फाइनेंस, पर जब आप एक नए बायर को ढूंढते हैं, आप उसको जानते नहीं है, न वो आपको जानता है, तो वो भी आप पे क्यों विश्वास करेगा कि वो आपको एडवांस पैसे भेज दे, तो वो एडवांस पैसे भेजेगा नहीं। और आप भी उस पर क्यों विश्वास करोगे कि आप उसको लाखों करोड़ों का माल भेज दो बिना किसी पेमेंट के। सो ये दोनों चीज को मैचअप करने के लिए गवर्नमेंट मतलब इंटरनेशनली एक लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट चलता है। दैट इज बैंक के अंदर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देनी पड़ती है, जिसमें कि वो आपको एक एलसी देता है लेटर ऑफ क्रेडिट कि मेरे को इस माल के डॉक्यूमेंट मिलने पे, इस माल के मिलने पे मैं इसको पेमेंट करूंगा। वो उसकी बैंक को देता है, उसकी बैंक आपकी बैंक को देती है और आपकी बैंक आपको बोलती है कि भाई तेरी ये एलसी आई हुई है। फिर आप जब मटेरियल रेडी हो जाता है तो उस मटेरियल के डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा कि कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और वो सब, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा सब्सिक्वेंटली। वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप आपकी बैंक में सबमिट करते हो, आपकी बैंक उसकी बैंक को सबमिट करते हैं, और जब उसकी बैंक में वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं उसके अगेंस्ट में वो उसकी बैंक में पैसा जमा कर देता है कि भाई ठीक है।
तो वो जब तक पैसा जमा नहीं करेगा उसकी बैंक उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी। तो यहाँ पे आपके लिए ये सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है कि वो आदमी बिना पैसे दिए आपका माल उठा के कहीं भगेगा नहीं। सो लेटर ऑफ क्रेडिट का इंपॉर्टेंस वो है। मैं थोड़ा सा लेटर ऑफ क्रेडिट के डीप में जाना चाहूंगा। मुझे कल कहा भी गया था सर ने कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट में आप कैसे थोड़ा सा एक स्टेप डीप पे जाइएगा। तो मैंने एक छोटा सा राइटअप उसमें बनाया है कि व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट और कितने टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो एक सेकेंड का मुझे समय दीजिए, मैं वो खोल के आपको शेयर करता हूँ। आई थिंक ये विजिबल है यहाँ पे। व्हाट इज एलसीओ मैंने आपको बता दिया कि इट गारंटीज योर पेमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर क्रेडिट ये सब जनरल चीजें है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। साइट क्रेडिट होती है। अंडर दिस एलसी डॉक्यूमेंट्स आर पेएबल एट साइट, मतलब आपको साइट पे ही डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अ बिजनेसमैन कैन प्रेजेंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ लेंडर along with site letter of credit and take necessary funds right away। यानी कि आप आपकी बैंक से हाथों हाथ पैसा ले सकते हो जैसे ही उस बैंक को एलसी मिल जाए सामने वाले बायर से, तो उसको साइट एलसी कहा जाता है। इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि आपको इमीडिएट पैसा मिल गया तो आपको एक फाइनेंस हो गया, एक तरह से आपका फाइनेंस का टर्न अराउंड टाइम कम हो गया। सो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको बैंक से एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना पड़ता है, या आपको उतना आपका साइकिल बच जाता है तो इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती है। उसके अलावा टाइम क्रेडिट रहती है। टाइम क्रेडिट में 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज तक की एलसी रहती है, ज्यादा की भी हो सकती है, तो उस टाइप से रहता है। रिवोकेबल, इरिवोकेबल क्रेडिट। रिवोकेबल ऐसी रहती है कि जिसके टर्म्स कंडीशन में हो कि वो इशूइंग बैंक उसको कैंसिल भी कर सकती है, और इरिवोकेबल ये रहती है कि वो उसको कैंसिल नहीं कर सकती है। ये मैं अगर आपको बहुत ही रफ भाषा में बताऊं तो ये वैसा ही हो गया कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट जैसा, कि डिमांड ड्राफ्ट एक बार आपके पास आ गया मतलब वो बैंक आपको पैसा देगी ही देगी, और चेक अगर किसी ने इशू किया तो पक्का नहीं कि वो बाउंस होगा, कि पास हो जाएगा, कि वो ऑनर होगा कि नहीं होगा। तो ये रिवोकेबल और रिवोकेबल क्रेडिट भी वैसी होती है। कंफर्म क्रेडिट, ओनली अ कंफर्म एलसी इज वन विद द बैंकर अदर देन इशूइंग बैंक। ये क्या होता है कि एक इशूइंग बैंक के अलावा तीसरी बैंक भी इसके अंदर कंफर्मेशन देती है कि हम ये कंफर्म करते हैं कि ये एलसी ऑनर होगी। क्या होता है कि अफ्रीका और कहीं और कंट्रीज में कुछ बैंकें वहां की ऐसी रहती है जो अननोन रहती है, वहां की बैंकें भी बड़ी अनरिलायबल रहती है। तो आप डेफिनेटली बोलते हो कि बहुत सी बैंक को मैं नहीं जानता, आई वांट कि भी जैसे मुझे बैंक ऑफ लंदन या स्कॉटिश बैंक या सिटी बैंक या मुझे कोई ये नॉन बैंक का कंफर्मेशन चाहिए, तो वो कंफर्मेशन क्रेडिट हो जाता है। बैक टू बैक क्रेडिट, कई बार क्या होता है कि 2-3 जने इन्वॉल्व रहते हैं, तो एक एलसी के अगेंस्ट में दूसरी एलसी ले सकते हो, उस एलसी के अगेंस्ट में आप वापिस दूसरे को माल देने के लिए एलसी दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज में थर्ड कंट्री भी इन्वॉल्व रहती है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की मैं एग्जांपल लूं कि उसके बायर्स कई बार फ्रांस में बैठे रहते हैं या यूएई में रहते हैं, तो यूएई का जो बायर है वो आपको अफ्रीका की एलसी लेके वो एलसी लेगा और वो आपको उसकी एलसी आपको देगा, तो बैक टू बैक क्रेडिट हो जाती है। और एक होता है ट्रांसफरेबल क्रेडिट, तो ये आप एलसी किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, वैसी भी एलसी रहती है। सो इस केस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, और कोई भी नए इंटरनेशनल बिजनेस में आपको एलसी के बिजनेस में जाना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको एलसी का समझना भी बहुत जरूरी है। आपकी बैंक में जाए, वो आपको एलसी की कॉस्ट और एलसी से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज वो बताएंगे, और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड टर्म्स देते हैं। ये एक फॉर्मेट है, जस्ट मैं आपको ब्राउज थ्रू कर देता हूँ इंडियन रुपी में एलसी कैसी दिखती है। इसके अंदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट, सामने वाले के नाम की डिटेल्स, क्रेडिट लिमिट, ड्राफ्ट, उसकी कंडीशंस रहती है, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट क्या रहेगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या रहेगा। अब आप देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट नंबर देना अनिवार्य है, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या रहेगा, लोडिंग इंचार्ज कौन रहेगा, तो इस टाइप की सब इन्फॉर्मेशन उसमें जाती है, और उससे एलसी बन के फिर सामने वाला आपको देता है, आपको एक सिक्योरिटी हो जाती है पैसों की, और आपको एक फाइनेंसिंग भी हो जाती है। एडिशनल कंडीशंस अलाउड, डिटेल्स ऑफ चार्जेस टू बी प्रेजेंटेड, कंफर्मेशन, रीइंबर्सिंग बैंक, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस थ्रू अदर इंस्ट्रक्शंस। तो ये इस टाइप की चीजें एलसी में रहती है। मैं एलसी पे बहुत ज्यादा समय यहाँ पे नहीं कराऊंगा, और वी कैन ऑलवेज टेक अप अगेन। मीनवाइल अपन फिर से अपने एक्सपोर्ट वाले उस पे आ जाते हैं।
मैंने कहा वैसे फाइनेंस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लस इसके अलावा फाइनेंस में निर्विक स्कीम, निर्विक के अलावा सब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये सब एमएसएमई में अवेलेबल है। प्लस अगर आपको किसी कारण से एक्सपोर्ट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रहा है, जैसे आपको कोई मशीन्स खरीदनी हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर और आपको कोई अच्छी क्वालिटी की डिजाइनिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू वांट टू बाय मशीन्स व्हिच आर वेरी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स, उस केस में आपको कैपिटल गुड्स सबवेंशन, कैपिटल गुड्स की सब्सिडी भी मिलती है। तो ये सब फाइनेंस के जरिए है। मैंने आपको वापस से वही कहूंगा कि ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने सब सुविधाएं दी हुई है एक्सपोर्ट के लिए। ओनली थिंग इज कि आपको एक व्यक्ति आपके ऑफिस में से, आपके फैमिली में से डेडिकेट करना है, जो इस एक्सपोर्ट के बिजनेस को प्रोक्योरमेंट करने के लिए और एक्सपोर्ट के बिजनेस को जनरेट करने के लिए डेडिकेटेड रहेगा। उससे रिलेटेड लीगल और फाइनेंस रिलेटेड ये इश्यूज मैनेज करेगा, हैंडलिंग मैनेज करेगा, सब जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज है सब मैनेज करेगा। आपके केस में लेबलिंग, पैकिंग और पैकेजिंग एंड मार्किंग, ये एक अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वेलरीज में और स्पेशली एक्सपोर्ट में। आप लोग सब जानते हैं कि हॉल मार्किंग, 916 और भी बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स रहते हैं पैकिंग के, ये सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ पैकिंग के नॉर्म्स हमने ज्वेलरी से स्पेसिफिक जो हमने अभी देखे थे, कुछ हमने बीच में भी पढ़े थे क्लाइंट के लिए, तो वो दैट यू टू फॉलो एंड अडर टू। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये भी रहता है कि बायर की, हर बायर की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरे को ऐसी पैकिंग चाहिए, मेरे को ऐसी लेबलिंग चाहिए, मेरे को ऐसा डिलीवरी चाहिए मेरे गुड्स की जो मैं चाहता हूँ। कई मॉडर्न कंट्रीज में आजकल ऑटोमेटेड रिटेल चेन्स हो गए हैं जिसमें ऑटोमेटेड मशीन हैंडल करती है, तो उनको पैकिंग भी वैसी चाहिए जो उनकी मशीन हैंडल कर सके। कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या गरीब कंट्रीज में सिक्योरिटी, सेफ्टी और क्लीनलीनेस का भी इंपॉर्टेंस है कि वहां पे ऐसी कंडीशंस नहीं होती है कि आपका मटेरियल अच्छा रह सके, तो आपको स्पेशल पैकिंग करनी पड़ेगी कि जिससे मटेरियल की सैंक्टिटी और मटेरियल की जो बोलते हैं क्वालिटी मेंटेन रहे, किसी भी टाइप का एक्सपोजर नहीं हो उसका। सो लेबलिंग, पैकेजिंग में भी बहुत आपको खास विशेष कॉन्सेंट्रेट करना है और बायर से उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है। कई बार बायर के अलावा कुछ कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी रहती है। अगर आप लकड़ी के बॉक्स या लकड़ी या टेक्सटाइल के रिलेटेड बॉक्सेस या पैकेजिंग में भेज रहे हैं तो आपको उसका सैनिटाइजेशन कराना पड़ता है, आपको उसका हम लोग उसको पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं, आपको उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कई बार लकड़ी का कि ये लकड़ी में किसी भी टाइप के कंटेमिनेशन या ग्रोथ नहीं है। सो इस टाइप की चीजें नए एक्सपोर्टर्स को ध्यान नहीं आती, उनको लगता है कि एक लेबलिंग और पैकिंग में क्या इतना सोचना, बट ऐसा नहीं है, इससे भी बहुत सारी फॉर्मुलिटीज इन्वॉल्व रहती है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक आपका अच्छा कस्टम एजेंट बता सकता है या आपका कोई अच्छा कंसल्टेंट हो जो ये सब चीजें हैंडल करता हो, ये आपको डेफिनेटली बता देगा। एटलीस्ट इनिशियल कुछ ट्रांजेक्शन में यू प्लीज इन्वॉल्व सच पर्सन जो आपको हेल्प कर सके, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच में कम अप व्हाइल एक्चुअली एक्सपोर्टिंग। इंश्योरेंस की अपनी बात है कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको लेना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट ईसीजीसी भी लेना है जो ऊपर आपकी डिस्कशन हुआ। कस्टम्स प्रोसीजर, ये एक अपना आप में बहुत वास्ट फील्ड है और ये शायद मैं अगर कल टाइम परमिट करेगा तो कल वाले सेशन में मैं थोड़ा सा कस्टम प्रोसीजर कैसे होता है मैं ले लूंगा। मीनवाइल हमने कुछ फॉर्मेट्स ऐसे बनाए हुए हैं इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट के और डॉक्यूमेंटेशन के कि क्या लगेगा। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट और शिपिंग बिल, इसका एक मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या होता है। कोई भी गुड्स जब इंडिया में भी मूव करते हैं तो डेफिनेटली इनवॉइस के कवर में करते हैं। स्पेशली जीएसटी आने के बाद बिना इनवॉइस के आप मटेरियल को मूवमेंट नहीं कर सकते। इंटरनेशनली इसका इंपॉर्टेंस तो और बढ़ जाता है कि कोई भी दो कंट्रीज के बीच में जब गुड्स का मूवमेंट होगा तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको एक उसकी इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं आपसे थोड़ा सा एक इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं ज्वेलरी के हिसाब से तो नहीं बना पाया, बट आई वुड मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, शायद वो आपको फायदेमंद हो। ये किसी और गुड्स का है बट आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल इनवॉइसिंग कितनी डिटेल में होती है। यहाँ पे आपको जीएसटी से रिलेटेड एक टाइटल देना है टैक्स इनवॉइस के बाद। ट्राई करके जीएसटी का इनवॉइस और एक्सपोर्ट इनवॉइस कॉमन रखिए। इसके अलावा आपको सेलर का नाम,
मतलब आपका नाम और आपका एड्रेस, आपके जीएसटी नंबर, कंसाइनी मतलब इनवॉइस नंबर, डेट, आपके ऑर्डर नंबर, डेट, ये सब डिटेल्स। ये सब मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये डिटेल में इससे जाता है कि हर जगह पे, हर स्टेज पे, हर एजेंसी को इसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। अगर आप बैंक में एलसी दे रहे हो तो बैंक में एलसी में जो ऑर्डर नंबर दिया हो वो आपके इनवॉइस पे ऑर्डर नंबर डला हुआ होना चाहिए। कस्टम वाले को अगर कोई इसके अंदर जीएसटी का रिफंड आपको देना है तो जीएसटी का अमाउंट और जीएसटी नंबर देखना है। आपके शिपर को, मतलब शिपर मतलब कि जो एयरलाइन जो ले जा रही है उसको पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्ट मोड देखना है। आपके बायर को तो ऑफकोर्स ये इनवॉइस का काम है। आपके बैंकर को, आपके बायर के बैंकर को, इन सबको ये इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी। तो कई बार 6-6, 7-7 कॉपीज में इनवॉइसेस बनते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। शिप टू पार्टी और बिल टू पार्टी, ये भी एक सोचने और नोट करने लायक बात है कि आपका जैसे शिप टू बिल टू ट्रांजेक्शन इंडिया में पॉसिबल है, वैसे इंडिया के बाहर भी पॉसिबल है। आप बायर आपका सपोज यूएई में बैठा है और उसका जो कंसाइनमेंट है वो बोलता है कि बॉस ये मुझे अफ्रीका में फलानी कंट्री में भेजना है इस आदमी को, तो आपका शिप टू बिल टू पार्टी अलग अलग हो जाएगी। वैसे ही ट्रांसपोर्ट मोड, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ लोडिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिलीवरी, 100% कैश अगेंस्ट एडवांस, सीएडी मतलब क्या, सॉरी, कैश अगेंस्ट डिलीवरी, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, प्री कैरियर, बैरियर के डिटेल्स। ये मैंने एक हमारे क्लाइंट है सोयाबीन वाले, उनका ले लिया था, अभी मेरे को टाइम नहीं मिला इसलिए मैं ज्वेलरी के लिए अलग बना के हम दे सकते हैं। आपकी ज्वेलरी का HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, डॉलर्स में रेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए कि जहां तक कोशिश करें डॉलर में या कोई भी इंटरनेशनल फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में ही बिजनेस करे एक्सपोर्ट का, इंडियन रुपीज में अवॉइड करें। एक्सेप्ट फॉर नेपाल एंड भूटान, इंडियन रुपीज में अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मिहिर जी बस दिखाई नहीं पड़ रहा है उस पे स्लाइड पे, इसमें अगर आपने अगर शेयर नहीं हुआ है क्या ये? अच्छा शेयर नहीं हुआ है? नहीं, एक मिनट, मेरे को आइडिया नहीं था कि शेयर नहीं हुआ, मेरे को लगा शेयर हो गया होगा। नहीं, मैं वापस से शेयर करता हूँ। न्यू शेयर, अब हुआ क्या शेयर? हाँ जी अब हुआ है ना? चलो सॉरी, मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैं वापस से थोड़ा स्टार्टिंग से दिखा दूं। वापस से ये टैक्स इनवॉइस है, सप्लाई मेंट फॉर, ये आईजीएसटी की डिटेल कि आपको पेमेंट ऑफ आईजीएसटी पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि विदाउट पेमेंट पे कर रहे हैं। ये सेलर मतलब आपकी डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, बायर्स ऑर्डर नंबर एंड डेट, एक्सपोर्टर्स रेफरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑफ कोर्स आपका। फिर मैं आपको जैसे बता रहा था कि शिपिंग में भी कई बार क्या होता है कि बायर अलग रहता है और एक्चुअल कंसाइनी या डिलीवरी किसी और को जाती है। उस केस में शिप टू पार्टी अलग और बिल टू पार्टी अलग, कंसाइनी और कंसाइनर मतलब शिप टू कंसाइनी अलग और अदर देन कंसाइनी मतलब शिप टू रहता है वो अलग हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का मोड, सप्लाई, लोडिंग। ये इनवॉइस बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक्सपोर्ट की इनवॉइस थोड़ी सी डिटेल जाती है क्योंकि बहुत सारी एजेंसी इसका यूज करती है। मैंने आपको कहा वैसे आपका बायर, आपका बैंकर, बायर का बैंकर, आपका शिपर, बायर का कस्टम एजेंट, दोनों जगह के कस्टम्स, ये सभी लोग इनवॉइस का यूज करेंगे और कोई ना कोई डिटेल उस इनवॉइस में से उनको लगेगी। इसलिए ये इनवॉइस की फॉर्मेट बहुत अच्छी और प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और ये फॉर्मेट भी मैं कोइंसिडेंटली ज्वेलरी के लिए नहीं बना पाया टाइम की शॉर्टेज की वजह से, बट मैं अभी दूसरे हमारे सोयाबीन मिल वालों की हमने इनवॉइस बनाई है, वो मैं बताता हूँ। मोस्टली जो फील्ड है वो सेम रहेगी एक्सेप्ट फॉर दी ज्वेलरी पार्ट एंड इट्स रेट। मैं एक चीज जो भी बता रहा था आखिरी में कि आपको ट्राई करके फ्रीली फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ही एक्सपोर्ट करना है। रुपीज में आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बेनिफिट्स काफी सारे कम हो जाएंगे उसके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि आप ट्राई करके फॉरेन करेंसी में ही एक्सपोर्ट करें, डॉलर हो या अदर देन डॉलर जो भी हो। रुपीज में केवल नेपाल और भूटान में बिजनेस होता है इंडिया में, और वो भी उसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करके रुपी अवॉइड करके डॉलर्स या अदर देन रुपी में जो भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है उसी में एक्सपोर्ट करें। ये प्रोडक्ट डेफिनेशन के अलावा HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इन डॉलर्स, एक्सचेंज रेट, अमाउंट इन इंडियन रुपीज, आईजीएसटी अगर आप पेमेंट करके रिफंड ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए, नहीं तो 0 कर दीजिए। एक छोटा सा जीएसटी से रिलेटेड एक्सपोर्ट से फॉर्मेलिटीज जो है वो मैं कल टेकअप करूंगा, इससे मैं आज डीप पे नहीं जाऊंगा उसके अंदर। वो उसकी इनवॉइस कैसे बनती है वो मैं आपको कल डेफिनेटली शो कर दूंगा। बट इसके अंदर 2 टाइप की इनवॉइस बनती है जीएसटी का, जहां तक सवाल है कि जिसमें आईजीएसटी पे किया और एक दूसरा विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, वो मैं आपको कल डिटेल में शेयर करूंगा। इस तरीके से टोटल इनवॉइस नंबर आ गया। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सब फील्ड्स अपने बैंक की डिटेल्स आ गई, और उसके अलावा आपके एफओबी वैल्यू, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एफओबी वैल्यू, सीएफआर वैल्यू और फ्रेट वैल्यू, अब ये तीनों वैल्यूज अलग अलग लेवल पे काम आती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग गवर्नमेंट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज में। सो ये सब आपको शो करना अनिवार्य है। ये इनवॉइस
जो नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको मैं खास करके सजेस्ट करूंगा कि इसको प्रॉपरली स्टडी करके और आप प्रॉपरली उसको समझ के ही इनवॉइसिंग करें। और मीनवाइल में एक दूसरी आपसे शेयर करना चाहूंगा पैकिंग लिस्ट, वो मिहिर मैं। जी, हाँ मिहिर सर। जी, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ओके, हाँ, एक सेकंड, क्वेश्चंस मैं लोग के आ एक्चुअली रहे हैं। हाँ, मेरी ठीक है। स्लाइड ओके लास्ट ओके में क्लोज कर देता ओके हूँ। सर, ओके सर, ओके। फाइन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता दिया, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट भी लगभग वैसी ही रहती है। फॉर्मेट्स में सभी पांडे जी से शेयर कर रहा हूँ। एनी फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड यू कैन टेक इट फ्रॉम पांडे जी, और इफ एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड वी आर ऑलवेज देयर। बिल ऑफ लेडिंग होता है कि जब आप मटेरियल को इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट से कवर में लेके पोर्ट पे भेज देते हैं, तो पोर्ट पे सबसे पहले शिपिंग बिल बनता है एक्सपोर्ट के केस में, और एसीजेड को सप्लाई देंगे तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में बनती है, जिसको अपन अभी आज डिस्कस नहीं कर रहे। तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज फॉर सप्लाई टू SEZ एंड शिपिंग बिल इज फॉर फिजिकल सप्लाई और फिजिकल एक्सपोर्ट टू आउटसाइड इंडिया। और वो सब बन के शिपिंग बिल इंडिया में आपके पास आया था, क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट और आपके कस्टम्स का डॉक्यूमेंट है, वो इंडिया के बाहर नहीं जाता। इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट जो है वो एयरवे मतलब एयरलाइंस को हैंडओवर हो जाती है मटेरियल के साथ, और जब वो हैंडओवर होती है तो एयरलाइन आपको एक एयरवे बिल देता है। वो एयरवे बिल इज नथिंग बट, अपने भाषा में जो कहते हैं कि वो बिल्टी जो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है, वो ऐसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की बिल्टी एयरवे बिल होती है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपके सर्टिफिकेशंस, ज्वेलरी के सर्टिफिकेशंस, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है वो तो आपको लगेंगे ही, वो आपको डेफिनेटली साथ में देने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और लेटर ऑफ क्रेडिट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो मैं यहाँ पे कवर करना चाह रहा था, जो सर ने मुझे कहा था कि आप कवर कर लेना, ये मैंने किया है। अब एक्सपोर्ट अंडर GST रेडी मेरे ख्याल से अब एक अपने आप में पूरा नया टॉपिक है, जिसको मैं अभी कवर नहीं करना चाहूंगा, और ये अपन कल वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। अभी कवर कर लेंगे तो बहुत लंबा टाइम लेगा। मेरे ख्याल से इसके अंदर अब मैं क्वेश्चन आंसर वी कैन स्टार्ट with the permission of Pandey ji and Manish ji. मेरे ख्याल से if any questions is there, please let me know. पांडे जी, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो मिस्टर वेद कोठारी जी का है। हाउ टू ब्रिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ प्रेशियस मेटल्स थ्रू डिजिटल मीडियम। वेद प्रकाश जी, डिजिटल मीडियम से मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया या ईमेल या ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह जितने भी मीडियम्स अवेलेबल है उसको यूज करके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यस डेफिनेटली, इनफैक्ट आज के जमाने में बिना डिजिटल मीडियम के कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, और अब तो ये फिनोमिना डोमेस्टिक में भी आता जा रहा है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिजिटल मीडियम को यूज करना मतलब कि ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक बार RCMC की मेंबरशिप ले लीजिए या GGAPC की, तो वो उनकी वेबसाइट पे आपके नाम और डिटेल्स एज अ सप्लायर डाल देंगे। वो एक पहला डिजिटल मीडियम हो गया बेसिक। आप आपकी वेबसाइट अगर बना सकते हैं तो आप आपकी वेबसाइट बना लीजिए, और उस वेबसाइट को गूगल या दूसरे जो मार्केटिंग साइट्स रहती है उसके ऊपर आप उसको मार्केट कीजिए। उसकी एजेंसीज रहती है जो आपकी जब भी कोई सामने से क्वेरी या इंक्वायरी करेगा they will approach you. Secondly, there are marketplace e-commerce websites like Alibaba और इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स है काफी सारी अवेलेबल, जिसमें आप आपका एनरोल कर लीजिए एंट्री, तो यू विल बी हाईलाइटेड एज सप्लायर ऑफ योर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली। तो जब भी इंटरनेशनली उसकी कोई सर्च करेगा तो आपका नाम रिफ्लेक्ट होगा, आपका नाम रेफर होगा, एंड यू विल बी एबल टू highlight your firm's name and the products on those digital platform. So definitely digital medium should be used and without which it is not possible. और इसी वजह से मैं जो वापस वही चीज दोहरा रहा हूँ कि आपके फैक्ट्री, ऑफिस या आपकी फैमिली में से एक व्यक्ति डेडिकेटेडली केवल यही काम करे, क्योंकि डिजिटल मीडियम में जाते से आपके पास रोज बहुत सारी इंक्वायरीज जनरेट होगी। उसके बाद आपको फिल्टर करना पड़ेगी किसको जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना है। सो I think I have solved your query here. मैं इसके डीप में बहुत ज्यादा जाऊंगा तो I think it is not time permit नहीं करेगा मेरे को। परेश अदरसेरा जी का क्वेश्चन है, how to search
ज्वेलरी मार्केट डायमंड इन अदर कंट्री। सर जो मैंने आपको आइडिया दिया कि आपको एक फैमिली मेंबर को डेडिकेट करना पड़ेगा जो पहले वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट्स को अप्रोच करे, आरसीएमसी के थ्रू, बायर सेलर मीट के थ्रू, एग्जीबिशंस के थ्रू अपने आप को हाईलाइट करे और उन कंट्रीज की और उन कॉन्टिनेंट्स की जो मीट्स होती है ज्वेलरी से रिलेटेड वहां पे अटेंड करे। जीजेपीसी की हेल्प से उन कंट्रीज के प्रोस्पेक्टिव बायर्स का डेटा ले, उनको डिजिटल माध्यम से, वेबसाइट से, ईमेल से या पर्सनली जाके अप्रोच करके उनको मिले। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। मेरे ख्याल से एक इस पे मार्केटिंग से रिलेटेड एक पूरा सेशन शायद सर ले ही रहे होंगे, अपने आप में बहुत जरूरी है और वी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट व्हेनेवर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली अभी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बट आई थिंक द बेसिक आइडिया इज दिस। ECEC कवर्स जेम ज्वेलरी सेक्टर, यस डेफिनेटली इट कवर्स, और इस पे पांडे जी ने इनफैक्ट इंदौर में और हमारे कुछ सिटीज में काफी अच्छे सेमिनार्स लिए थे ECGC पे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पांडे जी को कि आई थिंक ये ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे भी एक ECGC पे भी एक स्पेशल सेमिनार रख लें तो सबको बहुत फायदा होगा और इसमें काफी एडवांटेज मिलेंगे सबको। सेंड टुडे पावर प्रेजेंटेशन टू मेल, ओके ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पांडे जी एंड यू कैन कलेक्ट फ्रॉम देम। How can export jewelry with international gold rate as we can buy gold only with duty and GST paid? ये मृदंग जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसका। मृदंग जी वैसे मैं डिटेल में तो आंसर कल आपको और बता दूंगा, जो आप कल का प्लीज GST का जो मेरा सेमिनार वेबिनार वो अटेंड कीजिएगा, इसमें आपको डिटेल में विल शो यू कि हाउ इट कैन बी डन। बट अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी मेरे सेमिनार में वेबिनार में बताया कि किसी भी टाइप की कॉस्ट गोल्ड के अंदर जो ड्यूटी की आती है, जो GST की आती है, इंपोर्ट करने पे कस्टम्स की आती है, वो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में आगे नहीं जाने देती है और वो आपको वापस कर दी जाती है। ये इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। इस स्कीम्स के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्ट के पहले करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्ट के बाद करनी पड़ेगी। ये फॉर्मेलिटीज मैं आपको कल डिटेल में डेफिनेटली कवर अप करूंगा GST के सेमिनार में और एक्सपोर्ट इंसेंटिव के सेमिनार में, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि किसी भी टाइप की ड्यूटी पार्ट आपके एक्सपोर्ट में नहीं जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब रूल्स बराबर बना के रखे हैं और आपकी कॉस्टिंग कॉम्पिटिटिव रहेगी। ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, बाकी डिटेल में आप कल का सेमिनार अटेंड कर लीजिएगा। विजय लश्करे जी, आई हैव IC बट इट इज अंडर मर्चेंट एक्सपोर्टर, कैन आई अंडर SME और आई नीड सप्लाई फॉर चेंज? लश्करे जी आपका क्वेश्चन भी अच्छा है। आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर के रूप में IC में अगर कैटेगरी दी हुई है तो भी आप एज अ मैन्युफैक्चरर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई रोकेगा नहीं। बट हाँ, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इट इज बहुत अच्छा रहेगा यदि आप उसको अमेंड कर दे। अमेंडमेंट में बिल्कुल 10 मिनट लगती है केवल। आपके अगर आप खुद कर सके तो ऑनलाइन बिल्कुल कर सकते हैं, या आप अगर आपके पास कोई आपका कंसल्टेंट हो या आपको एम्प्लॉय हो जो ऑनलाइन जाके अमेंडमेंट करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, और बहुत शायद 250 रुपए की नॉमिनल फीस पे अमेंडमेंट होता है। तो आप अमेंडमेंट कर लो, पर आप ये निश्चिंत रहिए कि कभी अमेंडमेंट नहीं भी हुआ तो भी आपका एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा इस वजह से। If payment terms are agreed as 90 days, can we still use irrevocable LC route? सर आपको LC रूट के लिए आपको बायर को पहले बोलना चाहिए। अगर आपने 90 डेज का हाँ बोल दी है पेमेंट टर्म्स में विदाउट LC, तो वो मैं तो आपको माल दे दूंगा और 90 दिन में पेमेंट लूंगा, तो इट विल बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर पार्ट। अगर आपको इर्रिवोकेबल LC चाहिए तो आप उसको अभी बोल दीजिए कि साहब मेरे को तो इर्रिवोकेबल LC चाहिए। उस वजह से क्या होता है कि इर्रिवोकेबल LC देने का खर्चा बायर के एंड पे भी आता है और आपके एंड पे भी कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, जो बैंक चार्जेस और LC चार्जेस और उसका इंटरेस्ट चार्जेस रहेंगे, वो सब आपको कंसीडर करने पड़ेंगे बिफोर टेलिंग द बायर टू गिव इर्रिवोकेबल LC। और ये भी हो सकता है कि अगर बायर एडमेंट हो या उस पोजीशन में हो कि वो मना कर दे इर्रिवोकेबल LC, तो आपको ये सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि अगर वो मना कर दे तो आपको कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। Which kind of finance facility available to jewelry exports? मैंने आपको कहा कि फाइनेंस के काफी सारे ऑप्शंस है, मैं कल उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में कवर करूंगा, और मेरे ख्याल से फाइनेंस के ऊपर शायद पांडे जी एक और सेमिनार रखेंगे सेपरेटली, जिसमें बहुत सारे फाइनेंस स्कीम्स MSME ने दिए हुए हैं, जिसमें पैकिंग क्रेडिट है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, LC अपने आप में एक फाइनेंस का स्रोत होता है, और इसके अलावा भी
निर्विक स्कीम निकाली है निर्यातों को ले लिए, और काफी सारी स्कीम्स अवेलेबल है। वो अपने आप में एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, उसका एक फुल फ्लेज सेमिनार हो सकता है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरसीएमसी जीए पास होगा कि वो दे विल कंडक्ट अ सेमिनार ऑन दैट। और हाउएवर मैं शॉर्ट में इसको कल वाले सेमिनार में कवर कर लूंगा। राहुल कुमार जी टोगानी, I have a question regarding IGST export which is stopped as of now. Sir, IG export which is stopped, ऐसा कोई स्टॉप तो नहीं हुआ है, उसमें कुछ रूल्स आए हैं कि जिसमें IGST ड्यूटी पेमेंट पे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो उसका कैश रिफंड मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट मिलेगा, जितना आपने यहाँ पे कैश पेमेंट किया उतने आपको कैश रिफंड मिलेगा, जो क्रेडिट से किया है वो क्रेडिट के उसमें जाएगा। वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, और उसमें भी जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि अभी ये कोरोना वगैरह के चलते ये रिफंड वाला भी गवर्नमेंट अभी टाइमिंग तो इसको वापस ले लेगी और नॉर्मल रिफंड अलाउ कर देगी IGST के केस में। अक्षय कनोरिया जी, इज ई-कॉमर्स सेल ऑफ ज्वेलरी क्लासिफाइड एज एक्सपोर्ट्स टू द एंड बायर डायरेक्टली? अक्षय जी, ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप ज्वेलरी भेजते हैं तो आप ये मानिए कि ई कॉमर्स से आपको केवल ऑर्डर मिल रहा है। ई कॉमर्स इज ओनली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय विच यू आर एबल टू प्रोक्योर द ऑर्डर्स। जब आप उस व्यक्ति को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ज्वेलरी, तो वो एक नॉर्मल चैनल से ही होगी। आपको बकायदा कस्टम में जाना पड़ेगा, या अगर आपका छोटा पैकेट है तो आपको कुरियर को देना पड़ेगा, कुरियर वाले कस्टम के थ्रू और ये सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट की जो कंप्लीट लीगल हायरार्की है वो पूरी फॉलो होगी, और डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट्स में आएगी। अगर आपको पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में आ रहा है, तो अगर वो इंडियन रुपीज में आपको पेमेंट आ रहा है, इंडियन रुपीज में आने से मतलब ये है कि आपके पास इंडियन रुपीज में आ रहा होगा, लेकिन अगर इंडिया में वो फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है पेपाल के थ्रू या किसी और पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज में ही माना जाएगा, क्योंकि आपके पास उस पेपाल का या किसी पेमेंट बैंक का सर्टिफिकेट रहेगा कि वो पेमेंट फॉरेक्स में आया था और उसको कन्वर्ट करके आपको रुपीज में दिया हुआ है। सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको एक्सपोर्ट के सब बेनिफिट मिलेंगे, इवन दो इफ इट इज फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरे ख्याल से मेरे पीपीटी में थी, मैं शेयर कर लेता हूं, और मेरे ख्याल से पांडे जी और मृणालिनी मैडम के पास भी रहेगी। मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन उसमें मेरा फोन नंबर्स रहेंगे, आई कैन शेयर इट विद द परमिशन ऑफ कोर्स पांडे जी। If we have our own e-commerce website and we receive some order from USA, then is that e-commerce sale allowed by customs? मैंने अभी जो बताया वो यही बताया कि सर ई-कॉमर्स इज ओनली अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर्स फॉर मार्केटिंग। अल्टीमेटली जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इट हैज टू बी डन थ्रू कस्टम्स ओनली। कस्टम्स को आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट सब देनी पड़ेगी, वो जाएगा वहां से। फॉरेन एक्सचेंज भी आना चाहिए, बिना फॉरेन एक्सचेंज आए वो एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं कहलाएगा, और आपको पेमेंट आने के बाद ही वो एक्सपोर्ट कंप्लीट कहलाएगा, भले वो ई-कॉमर्स वेबसाइट से हो या डायरेक्ट हो। सो आप निश्चिंत रहिए उस चीज में। ये जवाब केवल पांडे जी दे सकते हैं कि पुरानी लेक्चर्स की हाइलाइट्स कैसे, मतलब आप मेरे पुराने लेक्चर्स की बात कर रहे हैं कि दूसरे पुराने लेक्चर्स, तो दोनों पांडे जी के पास मिल जाएंगे। Where will the presentation be available? I think पांडे जी आपको मेल कर सकते हैं, या पांडे जी अलाउ कर देंगे तो मेरा मेल आईडी पांडे जी दे देंगे, तो आप मुझे टेस्ट मेल कर दीजिएगा, तो I will share it with you. Buyer is coming through online portals, but they want to do direct payment on our website. But as per government rules for gems and jewelry, there is issue for having direct gateway to us. Sir, definitely वो direct gateway में problem आएगी, but अगर आप PayPal या किसी इस टाइप के international gateways के पास जाएंगे, तो they will have a solution to it. I have clients जो services में है और वो services export करते हैं और उनको PayPal से material आता है, payment आता है, और you should definitely consider it. There are lot of payment gateways. आप दूसरे 2-3 payment gateways को approach कीजिए, they will give you a solution. और नहीं तो आप आपके बैंक्स में, स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा ICICI बैंक जो है, वो आपके जैसे ई-कॉमर्स वालों को और रिटेल एक्सपोर्टर्स को बहुत फैसिलिटेट करती है। They have got lot of products where they allow small payments, receiving small payments through payment gateways through online, and they will definitely give you some solution. तो एक्सपोर्ट में प्रॉफिट लोकल मार्केट के कंपैरिजन में कितना लेना चाहिए? सर प्रॉफिट पे तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बायर टू बायर और कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। जो कॉस्टिंग पार्ट है, अदर देन प्रॉफिट पार्ट है, उस पर मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता हूँ।
अगर आपको स्पेसिफिक इशू हो तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी फॉर दैट स्पेसिफिक इशू कि आपको कॉस्टिंग में क्या पकड़ना चाहिए, क्या नहीं पकड़ना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट क्या लेना नहीं लेना, वो मैंने कहा वैसे अगर आप नए एक्सपोर्टर है थोड़ा कम प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट पे भी काम कर लीजिए ताकि आपकी गुडविल सेट हो जाए, फिर आप धीरे धीरे आप प्रॉफिट बढ़ाते जाइए। और अगर आप एस्टैब्लिश एक्सपोर्टर है तो यू कैन कमांड सम प्रॉफिट। हाउ मच टाइम ड्यूटी ड्रॉबैक टेक्स, डू वी नीड एनी एलयूटी फॉर द सेम? सर ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर ऐसा है कि मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है आपके शिपिंग बिल की डेट से, अप्रोक्सीमेटली 15 दिन, कई बार 6-7 दिन में भी आ जाता है। एलयूटी को ड्यूटी ड्रॉबैक से कोई लेना देना नहीं है। एलयूटी इज फॉर जीएसटी। जीएसटी बिना लगाए अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एलयूटी लेना पड़ेगा, वो अनिवार्य है। और अगर आप जीएसटी के पेमेंट पे और फिर आप उस जीएसटी का रिफंड लेके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एलयूटी अनिवार्य नहीं है। और इसकी डिटेल्ड प्रोसीजर मैं कल वाले सेशन में कवर करूंगा, विच यू कैन अटेंड। आस्था अग्रवाल जी, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी, कैन आई बी अ ट्रेडर इन ज्वेलरी? Of course, Astha जी, definitely आप you can be manufacturer if you are, even if you are not a manufacturer, आप बाजार से ज्वेलरी खरीद के भी आप एक्सपोर्ट कर सकती है। और आप उसको 2-3 तरीके से एक्सपोर्ट कर सकती है कि आप उस एक्सपोर्टर के यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दे, अगर क्वांटिटी ज्यादा हो तो। छोटी क्वांटिटी हो तो आप खुद अपने यहाँ पे लेके और फिर एक्सपोर्ट करें। उसमें जो जीएसटी से रिलेटेड नॉर्म्स है वो आपको थोड़े से फॉलो करने पड़ेंगे, विच आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू टुमारो, बट यस यू कैन डू इन एनी फॉर्म। मृदंग जी, how can we find out our rate of duties and taxes of different countries? मिहिर जी, एक रिक्वेस्ट था कि जो क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाद में उनको हम लोग रिप्लाई कर देंगे क्योंकि ये टाइम हो चुका है, तो कल के सेशन में बाकी जो चीजें रहेंगी तो ऑडियंस। हाँ, और या तो सबको आप मेरा वो मेल आईडी शेयर कर सकते हो। हाँ, वो हम शेयर करेंगे लोगों को। Yes. और पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास से पहुंचेगी, आपसे भी पूरी डाटा हम शेयर करेंगे जिससे कि उनके क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मिहिर जी, खास करके आपका काफी इंटरेस्ट के साथ में हमारे पास भी आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर अभी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो कि आंसर आपको ग्रेजुअली आपको देना होगा। कल के सेमिनार में उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं अपन। हाँ सर, कल के सेमिनार में बाकी चीजें हम कवर करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स का और मिहिर जी का हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम सेशन क्लोज करते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच।